मेरा नाम है शाइना और आप देख रहे हैं आई लव हिंदी। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं कहानी स्वरूप और विकास। इसका पहला पार्ट बन चुका है और अपलोड भी हो चुका है, आप जाके वो देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है और दूसरी इकाई भी है। तो यहाँ पे हम अब इस इकाई को भी अच्छे से पढ़ेंगे। कहानी स्वरूप और विकास MHD 09। आराम से बैठिए और बस सुनते जाइए। सुनते सुनते भी हमें काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। कहानी स्वरूप और विकास MHD। कहानी कहानी स्वरूप और विकास MHD 09। अक्टूबर 05, 2024। कीजिए। इकाई 2 कहानी का अर्थ और स्वरूप। इकाई की रूपरेखा 2.0 उद्देश्य 2.1 प्रस्तावना 22 कहानी का अर्थ व्युत्पत्ति और कथा से संबंध 2.3 आधुनिक विधा के रूप में कहानी 2 मार्च 2001 आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग 2 मार्च 2002 अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी का संबंध 2 मार्च 2003 कहानी का आकार 2 मार्च 2004 कहानी की पहचान का प्रमुख आधार 2 मार्च 2005 कहानी और उपन्यास 2 मार्च 2006 कहानी का उद्देश्य 2.4 छोटी कहानी की अवधारणा 2 अप्रैल 2001 छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी की अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा 24.2 छोटी कहानी की परिभाषा 2 अप्रैल 2003 छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका 2 अप्रैल 2004 छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका 2.5 छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पीपल्स 25.1 जर्मनी में छोटी कहानी 2 मई 2002 फ्रांस में छोटी कहानी 2 मई 2003 रूस में छोटी कहानी यूनिवर्सिटी 2 मई 2004 संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी 2.6 सारांश अभ्यास 2.0 उद्देश्य MA हिंदी के द्वितीय वर्ष के कहानी से संबंधित मॉड्यूल के पाठ्यक्रम कहानी स्वरूप और विकास से संबंधित खंड 1 की यह दूसरी इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कहानी पद की व्युत्पत्ति अर्थ और कथा से उसके संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। आधुनिक विधा के रूप में कहानी के उद्भव और विकास का परिचय प्राप्त कर सकेंगी। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद के प्रयोग के आरंभ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी के संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। छोटी कहानी की परिभाषा तथा अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा से परिचित हो सकेंगे बता सकेंगी। छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बता सकेंगी। छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका से परिचित हो सकेंगी। 2 एक प्रस्तावना प्रस्तुत इकाई से हम इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहानी के स्वरूप को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसके मूल रूप कथा से परिचित होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह इकाई लिखी गई है। प्रायः हिंदी के विद्वान और अध्यापक कथा और आधुनिक विधा के रूप में कहानी का प्रयोग एक ही अर्थ में करते दिख पड़ते हैं। कहानी के विवेचन में इस अनिश्चित अर्थत्व या अनेकार्थता से काम नहीं चल सकता। इस इकाई में हमने कथा और कहानी की सुस्पष्ट परिभाषा करके उनका अंतर बताया है तथा आधुनिक विधा के रूप में कहानी
के आरंभ का निर्देश किया है। तत्पश्चात हमने आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद के प्रयोग का इतिहास बताया है। उसके बाद अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से आपको परिचित कराया गया है। यह बताया गया है कि कहानी का आकार उसकी एक पहचान है, पर कहानी की पहचान का प्रमुख आधार उसकी केंद्रीय संवेदना और समकालीन जीवन और व्यक्ति के यथार्थ का अंकन है। कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए कहानी के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया है। उसके बाद छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण और विकास में अमेरिकी और यूरोपीय दृष्टिकोण का विवेचन किया गया है तथा जर्मनी, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी के विकास का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। दो कहानी का अर्थ व्युत्पत्ति और कथा से संबंध। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कहानी का मूल रूप कथा ही है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसने कहा का रूप लिया। प्राकृत रचना बड्डखा और अपभ्रंश काव्य भविष्यदत्त कहा इसके उदाहरण हैं। कथा का उन्वाचक रूप बना कहानियां। अपभ्रंश कहानी पद भी प्रचलित हुआ। विद्याप्तिकृत कीर्तिलता में उसे कहानी पुरुष कहानी कहा गया है, पर इसका एक दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है, सुपुरुष कहनी हा कहूं। इसका यह अर्थ किया जा सकता है कि 14वीं सदी तक मैथिली में इसका कहनी रूप भी प्रचलित हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहनी का उल्लेख किया है। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। भोजपुरी में आज भी कहनी शब्द का ही प्रयोग होता है। हिंदी में इस कहनी शब्द ने कहानी का रूप ग्रहण कर लिया। सैयद इंशा अल्लाह खां ने अपनी कथा रचना का शीर्षक रखा रानी केतकी की कहानी। कहानी पदारंभ में उपाख्यान और चरित के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी का वैकल्पिक शीर्षक रखा था उद्यभानु चरित और सदल मिश्र ने अपनी इसी श्रेणी की रचना को उपाख्यान नासिकेतोपाख्यान कहा था। लगता है अर्थ की समानता होने पर भी पौराणिक कथाओं के लिए कथा और उपाख्यान तथा विशुद्ध लौकिक कथाओं के लिए कहानी शब्द का प्रयोग होने लगा था। 19वीं शताब्दी के पहले 3 चरणों में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान, वृत्तांत आदि पद प्रचलित थे। किस्सा, दास्तान और अफसाना शब्द भी अरबी फारसी से आकर हिंदी उर्दू में प्रयुक्त होने लगे थे। इसी समय बंगला की तरफ से एक पद आया उपन्यास, जिसे बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी में भी नए प्रकार की लंबी कथा के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार बांग्ला में छोटी कहानी के लिए छोटो गल्प या गल्प पद का प्रयोग आरंभ हुआ, जो हिंदी में भी जहां तहां प्रयुक्त हुआ पर बाद में नहीं चला। 3 आधुनिक विधा के रूप में कहानी भारत में प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग तीसरे चरण तक कथा का उपयोग प्रबंध, काव्य और नाटक में गौण तत्व के रूप में होता रहा। गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ भी विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से हो गया, यद्यपि उसे लिखित रूप कुछ बाद में ही मिला होगा। सर्वप्रथम बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित के रूप में गद्यकथा को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। सुबंधु और दंडी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, पर उसके बाद यह परंपरा क्षीण हो गई। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण यंत्र के प्रवेश के बाद कथा न केवल बालबुद्धि के मनोविनोद के लिए पुस्तक का रूप ग्रहण करने लगी, वरन वह लेखक के विचारों, भावों और नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगी। कथा के इन्हीं रूपों से हिंदी में उपन्यास और कहानी का विकास हुआ। 2.3 एक आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सरस्वती के प्रकाशनारंभ के साथ उसके संपादकों ने लघु आकारी कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की। यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में
लोकप्रिय हो चुकी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की जिस रचना इंदुमती को 1928 से 29 में शुक्ल जी ने और अन्य आलोचकों ने भी कहानी कहा, उसे स्वयं गोस्वामी जी ने आख्यायिका कहा था। संभवतः सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का प्रयोग आरंभ किया। जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही, जिसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, इंदुमती आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1903 में सरस्वती का संपादक नियुक्त होने के बाद इस नई कथाविधा के लिए आख्यायिका पद को स्वीकार कर लिया और आख्यायिका खंड शीर्षक स्तंभ में खुद की 4 आख्यायिकाएं, 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा प्रकाशित की। इसके बाद नियमित रूप से सरस्वती में उनकी आख्यायिकाएं प्रकाशित होती रहीं। उल्लेखनीय है कि यहाँ कथा और आख्यायिका का भेद भुला दिया गया। भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित जबकि आख्यायिका की ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती थी। एक रोचक तथ्य यह है कि स्वयं गोस्वामी जी ने इंदुमती को तो आख्यायिका पर अपनी इसी श्रेणी की दूसरी रचना गुलबहार को उपन्यास कहा था। स्वयं शुक्ल जी ने भी अपनी रचना 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था। तनिक बाद में जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी छोटी कथा रचनाओं को आख्यायिका नाम से ही अभिहित किया। इंदु 1909 में आख्यायिका और मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 आदि में बैंगला के अनुकरण पर गल्प पद प्रचलित रहे। हिंदी में बैंगला और अंग्रेजी के प्रभाव से कहानी का लेखन प्रकाशन तो आरंभ हो गया, पर उसके नामकरण और स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और सच पूछें तो वह आज भी जारी है। लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प और कहानी पद साथ-साथ प्रयोग में चलते रहे। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपने कहानी संग्रह सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था, पर हिंदी में आने के बाद वे अपनी कहानियों को कभी कहानी, कभी आख्यायिका और कभी गल्प कहते रहे। 1936 में प्रेमचंद उच्चकोटि के कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहानी की उनकी अवधारणा भी एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी, पर कहानी के लिए वे आख्यायिका और गल्प का भी प्रयोग करते रहे। मानसरोवर के प्रथम भाग के प्राक्कथन से स्पष्ट है कि वे अब तक शॉर्ट स्टोरी के लिए किसी निश्चित हिंदी पद का चयन नहीं कर सके थे, पर जहां तक शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानी की अवधारणा का सवाल है, इसका स्पष्ट बोध उन्हें हो चुका था, जिसका प्रमाण उनका यह प्राक्कथन ही नहीं, उनकी 1930 के बाद की कहानियों भी हैं। उधर रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया और शुक्ल जी की स्वीकृति की मुहर लगने के बाद चौथे दशक में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद आलोचकों और कहानीकारों दोनों के बीच लगभग मान्य हो गया। 2 मार्च 2002 अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी का संबंध यह तो हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार अपभ्रंश का कहानी पद लोकभाषाओं में कहनी और परिनिष्ठित हिंदी में कहानी के रूप में परिणत हुआ। 19वीं सदी के 7वें दशक के अंत में 1870 कहानी पद ने बड़े गुपचुप तरीके से उपन्यास का रूप ले लिया। यद्यपि 1862 में बंगला में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भूदेव मुखोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में हो चुका था और बंकिमचंद्र चटर्जी उसे अपनी रचनाओं के द्वारा लोकप्रिय भी बना चुके थे,
पर हिंदी के कथाकारों के बीच यह पद सुपरिचित नहीं हुआ था। यही कारण है कि जब पं. गौरी दत्त ने अपनी कथारचना प्रस्तुत की तो उसका शीर्षक कहानी ही देवरानी जेठानी की कहानी रखा, जो अपनी प्रकृति में उपन्यास का आरंभिक रूप था। उसके बाद 8वें दशक में उपन्यास पद हिंदी में आया और 9वें तथा अंतिम दशक में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों ने, विशेष रूप से बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी ने, हर पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच इसका प्रवेश करा दिया। पर 19वीं सदी के लगभग अंत तक कहानी पद का प्रयोग उसके परंपरागत अर्थ में ही होता रहा। जैसा हम बता चुके हैं, यद्यपि विधा के रूप में शॉर्ट स्टोरी को मान्यता सरस्वती में 1900 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती से ही मिल चुकी थी, पर अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में इसका प्रयोग पहली बार प्रेमचंद ने 1908 में किया। जिस समय रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण 1929 में छोटी कहानी और उसके पर्याय के रूप में कहानी और आधुनिक कहानी पदों का प्रयोग किया। उस समय तक अमेरिका और यूरोप में छोटी कहानी अपने विकास की कई मंजिलें पार कर चुकी थी। हिंदी में अभी कथा तथाकथित छोटी कहानी में रूपांतरित होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। मूल प्रश्न यह है कि छोटी कहानी है क्या? वस्तुतः छोटी कहानी को किसी बने बनाए सांचे में ढली हुई परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। यह एक विकासमान विधा है और अभी उसकी विकास प्रक्रिया जारी है। 2.3 कहानी का आकार। यह तो आप देख ही सकते हैं कि छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव निहित है। उपन्यास और कहानी की भेदक पहचान का एक आधार उनका आकार भी माना जाता है। उपन्यास का आकार बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है, पर छोटा और बड़ा शब्द सापेक्ष हैं और उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता। छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी की एक क्लासिक परिभाषा यह है कि उसे एक बैठक में समाप्त हो जाना चाहिए। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी मात्र इतनी लंबी होनी चाहिए कि वह आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त की जा सके। पर एक बैठक या आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में पड़ जाना कहानी के आकार का कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। कुछ परिभाषाएं इसकी अधिकतम शब्द संख्या 7500 निर्धारित करती हैं। सामान्य व्यवहार में शॉर्ट स्टोरी पद वैसी कथारचनाओं को निर्देशित करता है जिनमें अधिकतम 20,000 और न्यूनतम 1,000 शब्द हों। 1,000 से कम शब्द वाली कहानियों को अंग्रेजी में लेस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी नाम से जाना जाता है और 20,000 शब्दों से अधिक आकार वाली कथाओं को नोवेलेट, नोवेला या नोवेल कहते हैं। पर यह आकार निर्धारण निर्विवाद हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदी में 150 शब्दों से लेकर 10,000 शब्दों तक की कहानियों को कहानी, छोटी कहानी के अर्थ में कहा गया है। इधर हिंदी में लघु कथा और लंबी कहानी पद का भी प्रयोग काफी अराजक रूप में होने लगा है। कहानी लेखकों और संपादकों के अनुसार इनकी आकार सीमा अक्सर बदलती रहती है। इस अराजकता को समाप्त करने के लिए कम से कम एक लचीला मानक तो होना ही चाहिए। इस प्रसंग में लघु कथा की शब्द संख्या 150 से 300, कहानी की शब्द संख्या 1000 से 3000 और लंबी कहानी की शब्द संख्या 4000 से 15,000 प्रस्तावित की जा सकती है। लघु कथा, कहानी, लंबी कहानी, उपन्यासिका, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली रखी जा सकती है जिसके बीच ये विधाएं आवश्यक होने पर आवाजाही कर सकें। मेरे विचार से यह लघुकथा, कहानी और लंबी कहानी जैसे पदों के प्रयोग में अराजकता दूर करने का एक कामचलाऊ नुस्खा हो सकता है। 2.3
4 कहानी की पहचान का प्रमुख आधार आकार कहानी की पहचान का एक बहुत स्थूल मानक ही बन सकता है। यह तो सर्वस्वीकृत तथ्य है कि शॉर्ट स्टोरी विधा पहले यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई। उत्तर भारत में पहले बांग्ला में और उसके बाद हिंदी में शॉर्ट स्टोरी भिन्न भिन्न नामों से प्रचलन में आई। बांग्ला में रवींद्रनाथ ठाकुर ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में शॉर्ट स्टोरी के नमूने पर छोटो गल्प या गल्प नाम से लगभग 44 रचनाएं लिखीं जो उनके साधना नामक मासिक पत्र में प्रकाशित हुई। उसके अगले दशक 1900 से 1910 में हिंदी उर्दू में इसी श्रेणी की रचनाएं सरस्वती, जमाना आदि पत्रिकाओं में आख्यायिका और कहानी नाम से प्रकाशित हुईं। अंग्रेजी आलोचकों द्वारा शॉर्ट स्टोरी की पहचान ऐसी संक्षिप्त गद्यकथा के रूप में की गई है जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार, व्यापक फलक वाले कथारूपों से भिन्न होती है। उनसे अलग शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है जो किसी एक सार्थक प्रसंग या दृश्य से, जिसमें कुछ थोड़े से कभी कभी तो मात्र एक ही पात्र कार्यरत होते हैं, बिजली की चमक की तरह उद्भासित हो उठता है। इस कथारूप में मितप्रसारी दृश्य रचना और संक्षिप्त वर्णन की अपेक्षा की जाती है। चरित्र कार्य व्यापार और नाटकीय मुठभेड़ से युक्त तो होते हैं, पर उनका पूर्ण विकास दिखाना अपेक्षित नहीं होता। अनेक आलोचकों ने शॉर्ट स्टोरी को प्रथमतः उपन्यास के संदर्भ में ही पहचानने का प्रयास किया है। उनके अनुसार छोटी कहानी उपन्यास की तुलना में कम जटिल, सामान्यतः किसी एक प्रसंग पर केंद्रित होती है। उसमें कोई एकल कथानक, कोई एकल दृश्य और सीमित संख्या में पात्र होते हैं तथा वह छोटी कालावधि में नियोजित होती है। छोटी कहानी अपने छोटे आकार के कारण बड़े आकार वाली कथाओं की तरह दृश्य योजना, परिवेश और मुख्य पात्रों के परिचय में, जिसे अंग्रेजी के आलोचक एक्सपोजिशन कहते हैं, बहुत उदार नहीं हो सकती। प्रायः छोटी कहानी कार्य व्यापार के बीच की किसी क्रिया से आकस्मिक आरंभ के साथ शुरू होती है। बड़ी कहानियों की तरह छोटी कहानियों के कथानक में भी चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स, संकट का क्षण या मोड़ होते हैं, पर वे प्रायः एकल होते हैं। उनका अंत भी प्रायः आकस्मिक और खुला होता है। हिंदी में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया था। प्रेमचंद का यह प्रयास उनके कहानी लेखन के अनुभव और रामचंद्र शुक्ल का प्रयास उनके समकालीन हिंदी कहानी के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित था। मानसरोवर भाग 1 के प्राक्कथन में प्रेमचंद लिखते हैं, वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। इसी प्राक्कथन में वे आगे लिखते हैं, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। वे मानते हैं कि उपन्यासों की भांति कहानियां भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग भर दिखाना है। वे इसमें यह भी जोड़ते हैं कि कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी जमीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें कई रसों, कई चरित्रों और घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। अब वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव, मर्मस्पर्शी चित्रण है। इस एकतथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमय हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता,
केवल उसकी ओर इशारा भर कर देता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और इसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्राचीन कथा साहित्य संस्कृत में उपलब्ध कथाओं को दो स्थूल भेदों में घटना प्रधान और मार्मिक वर्गीकृत करते हुए उनके मिश्रण की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। बृहत कथा, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि को उन्होंने घटनाचक में रमाने वाली तथा कादंबरी, माधवानल, कामकंदला आदि को मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भावप्रधान आख्यान कहा है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप विकास में उन्होंने नाटक के योगदान को रेखांकित किया, जिससे घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर-उधर और श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैविध्य उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कहानियों से अलग करती है। इसी आधार पर शुक्ल जी ने राजा शिवप्रसाद के राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत को आधुनिक कहानी नहीं माना है। इसी सिलसिले में शुक्ल जी ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली छोटी आख्यायिकाओं या कहानियों से प्रेरणा लेकर बैंगला में वैसी ही कहानियां गल्प के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। उनके अनुसार ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंडचित्र के रूप में होती थी और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सरस्वती में इस प्रकार की कहानियां प्रकाशित होने लगी। शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया कि हिंदी ने कहानी का ढांचा पश्चिम से लिया है, पर उन्होंने सावधान किया कि यह ग्रहण ढांचे तक ही रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण कदाचित यह था कि शुक्ल जी के समय में हिंदी में जो कहानियां लिखी जा रही थी, उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में समावेश यूरोपीय विद्वानों द्वारा स्थिर कहानी के सिद्धांतों की कसौटी पर नहीं किया जा सकता था। शुक्ल जी ने इसे देखते हुए छोटी कहानी के स्वरूप के संबंध में एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया था, पर ये कसौटियां भी ऐसी नहीं जो सभी कहानियों पर समान रूप से लागू की जा सकें। कहानी में नए नए प्रयोग होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और कहानी का रूप नव्य से नव्यतर होता रहा है। जिस समय हिंदी कहानी 20वीं सदी के छठे दशक में प्रविष्ट हुई, विश्व स्तर पर कहानी का रूप अत्यधिक वैविध्यपूर्ण और जटिल हो चुका था। लुइगी पिरांडेलो, सिसिली, फ्रांज काफ्का, चेकोस्लोवाकिया, अकुतागावा र्यूनोसुके, जापान, जॉर्ह लुइस बोर्हेस, अर्जेंटीना जैसे कहानीकारों ने कहानी के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया था। कहानी रचना के मूल उपकरण उल्लेखनीय रूप में बदल चुके थे। घटाटोप युक्त या आश्चर्यपूर्ण घटनाएं, जो सामान्यतः 19वीं शताब्दी की कहानी पहचान हुआ करती थी, 20वीं शताब्दी के कहानीकारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गई। सूक्ष्म कार्य व्यापारों और सामान्य प्रसंगों में उसकी रुचि ज्यादा हो गई। आरंभिक 20वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली लेखक शेरवुड एंडरसन का मानना है कि कहानी के केंद्र में एक कथानक होने की अनावश्यक धारणा ने कहानी को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। उसके अनुसार कहानी का उद्देश्य रूप को प्राप्त करना है, न कि कथानक को। 20वीं शताब्दी में छोटी कहानी के इतिहास में रूप के प्रति झुकाव और प्रयोग की प्रवृत्ति हावी होती दिखाई पड़ती है। भले ही इस सदी के लोकप्रिय कहानीकार ओ हेनरी, पॉल मोरान आदि कथानक के अनुसार कहानियां लिखते रहे हों, अपेक्षाकृत बड़े लेखक संरचना के लिए दूसरी ओर देखने लगे हैं, जिनके प्रति हल्के पाठकों की प्रतिक्रिया होती है कि इन कहानियों में तो कुछ होता ही नहीं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ए क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जैसी कहानियों में
बाहरी कार्य व्यापार इतना कम है कि उनमें कोई संरचना दिखाई ही नहीं पड़ती। इस प्रकार की कहानियां बाहरी द्वंद्व की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व के चारों ओर बुनी जाती हैं। हेमिंग्वे की कतिपय और D.H. लेरिन्स, कैथरीन मैन्सफील्ड आदि की अनेक कहानियों में बाहरी कार्य व्यापार और घटनाओं का महत्व गौण है। उनका महत्व इतना ही है कि वे कहानी के मनोवैज्ञानिक आधार स्तंभ का उद्घाटन करती हैं। छठे दशक के हिंदी कथाकार कहानी की इस विश्वस्तरीय संरचना को आयत्त करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व स्तर पर भी 20वीं शताब्दी के कहानी लेखक की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान हो गया है। प्रारंभिक संरचना के अभिकर्ता के रूप में आश्चर्यजनक और कौतूहलजन्य प्रसंगों का शताब्दी के मध्य में ही व्यापक रूप में बहिष्कार हो गया। अब छोटी कहानी एक छोटे पर बौद्धिक दृष्टि से ज्यादा मांग करने वाले पाठकवर्ग का प्रिय कथारूप हो गई है। हिंदी के कहानीकार भी इस दिशा में सक्रिय हैं। संरचना की दृष्टि से चौथे दशक में हिंदी कहानी प्रौढ़ता पर पहुंच गई, जिसका श्रेय प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र और अज्ञेय को है। पांचवें दशक में मंटो और बेदी ने और छठे दशक में अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, इंतजार हुसैन, निर्मल वर्मा, रेणु आदि ने कहानी की संरचना को अपेक्षित ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पर विश्व स्तर पर पहुंचने की जल्दबाजी और उतावली ने अनेक कहानीकारों को हास्यास्पद भी बना दिया है। किसी भी साहित्य विधा का स्वरूप उस भाषा के बोलने वालों के बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर निर्भर होता है। वस्तुतः किसी भाषा का बौद्धिक सांस्कृतिक स्तर ही उसकी साहित्य विधाओं के रूप और संरचना का निर्धारण करता है। 21वीं शताब्दी की हिंदी कहानी की संरचना कैसी होगी, यह हिंदी क्षेत्र के जीवन में आने वाले बौद्धिक सांस्कृतिक बदलाव पर निर्भर है। 2.3 5 कहानी और उपन्यास कथ्य की दृष्टि से उपन्यास और कहानी में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों का संबंध मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं से होता है। अंतर यह है कि जहां उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन में समाहार होता है, वहां कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होती है। कहानी का यथार्थ उपन्यास के यथार्थ की तरह जीवन के व्यापक संदर्भों से युक्त नहीं होता। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों का बाहुल्य भी अपेक्षित नहीं होता। अधिकतर तो कहानी में दो एक पात्र ही होते हैं। यदि कथ्य की अनिवार्यता के कारण कुछ अधिक पात्र आते भी हैं, तो उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। कहानी के केंद्रीय पात्र का भी पूरा चरित्र कहानी का विषय नहीं बनता। उसके चरित्र का कोई मार्मिक प्रसंग, कोई करारा संकट, कोई अप्रत्याशित स्थिति, कोई मनोवैज्ञानिक द्वंद्व ही कहानी का विषय बनता है। कहानी में यथार्थ की स्थिति बिजली की चमक की तरह होती है, जहां यथार्थ का कोई क्षण सहसा उद्भासित हो जाता है। उपन्यास में मनुष्य के जीवन, उसके सामाजिक संबंधों, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि के अवलोकन, विश्लेषण और अंकन के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। कहानी में यथार्थ की अभिव्यक्ति इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। कहानी में यथार्थ उद्भासित ही हो पाता है, विश्लेषित नहीं हो पाता। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी अपने को किसी लाजवाब या एकल प्रभाव पर केंद्रित रखती है और प्रभाव की समग्रता ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। पो का मानना था कि शॉर्ट स्टोरी की निश्चित पहचान उसकी प्रभावान्विति है। 2.3 6 कहानी का उद्देश्य कहानी के उद्देश्य के संबंध में मतभेद की पूरी गुंजाइश है। कथा का उद्देश्य सामान्य कोटि का मनोरंजन और उसके साथ साथ किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन होता था। आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं रह गया है। आयरिश कहानी लेखक फ्रैंको कोनोर ने छोटी कहानी के उद्भव के संबंध में एक बड़ी उल्लेखनीय टिप्पणी की है।
उसका मानना है कि कहानियां सतह के नीचे छिपे आबादी समूह द्वारा प्रभुत्व संपन्न समुदाय को संबोधित करने का साधन है। उसने कहानी को छापामार लड़ाई कहा था। कहानी के इस गुण को भारतेंदु युग के लेखकों ने नहीं समझा था, अन्यथा वे इनका उपयोग औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध छापामार लड़ाई के रूप में अवश्य करते। इसे कुछ कम तीव्रता के साथ माधव प्रसाद मिश्र, पुरोहित का आत्मत्याग, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, मास्टर भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल, गिरिजादत्त वाजपेयी, पंडित और पंडितानी, बंगमहिला, कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाली ने और पूरी तीव्रता में नवाब राय, प्रेमचंद ने समझा था। बंगमहिला आदि ने अपनी कहानियों के माध्यम से समकालीन स्त्री की पीड़ा और पुकार को प्रभुत्व संपन्न पुरुष समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया था, और नवाब राय ने एक बेहद शक्तिशाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध दमित शासित वर्ग की व्यथा और विद्रोह को वाणी दी थी। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में व्यक्तिगत निबंधों, लेखों और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन में कराहते और सामाजिक अंतर्विरोधों से ग्रस्त भारतीय जीवन की यथार्थ तस्वीर पेश की जा रही थी। यथार्थवादी उपन्यासों के माध्यम से भी समकालीन जीवन और व्यक्तियों की झांकियां प्रस्तुत होने लगी थी। पर कहानी इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकती है। इसकी तरफ भारतेंदु काल के लेखकों का ध्यान नहीं गया। 2.4 छोटी कहानी की अवधारणा यह मानने में कोई दुविधा नहीं हो सकती कि स्वतंत्र विधा के रूप में कहानी की पहचान के निर्धारण का आरंभिक श्रेय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कहानी लेखकों और आलोचकों को ही है। इसे समझने के लिए अमेरिका और यूरोप में छोटी कहानी की अवधारणा और एक नई विधा के रूप में उसके विकास के इतिहास पर उड़नदृष्टि डाल लेना अपेक्षित है। 2.4 एक छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी की अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा। अमेरिकी आलोचक एडगर एलन पो छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी के आदि प्रवक्ता माने जाते हैं। 1846 में उनकी फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम छोटी कहानी के स्वरूप पर विचार किया गया था, यद्यपि उन्होंने शॉर्ट स्टोरी पद का इस्तेमाल नहीं किया था। पो के बाद 1884 में अमेरिकी प्रोफेसर ब्रांडर मैथ्यूज ने द फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट स्टोरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस उभरती हुई विधा को शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया। पो के बाद यूरोप और अमेरिका में कहानी का जो विकास हुआ है, उसे देखते हुए कोई एकल दृश्य, उपकथा, अनुभव, घटना, कार्य, किसी पात्र के चरित्र का अंश विशेष, किसी दिन की कोई मार्मिक घटना, कोई बैठक, कोई वार्तालाप, कोई मनःकल्पना, कोई मनोवैज्ञानिक क्षण, कुछ भी कहानी का विषय बन सकता है। पर अच्छी कहानी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संवेदना का कोई मार्मिक बिंदु या क्षण ही प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी कहानी में ऐसा नहीं होता तो उसके प्रभाव के बिखर जाने की अधिक संभावना होती है। प्रविधि की दृष्टि से उपन्यास की कथा का अपेक्षाकृत व्यापक दिक् और काल में विकास होता है, जबकि कहानी में प्रसंगों की बहुलता या कथा के व्यापक दिक् काल में विकास की संभावना नहीं होती। आदर्श कहानी तो वह होती है जिसमें केवल एक ही प्रसंग होता है या अधिक से अधिक मुख्य प्रसंग के इर्दगिर्द सहायक रूप में कुछ गौण प्रसंग होते हैं। यदि किसी मार्मिक संवेदना के क्षण को प्रस्तुत करने के लिए कथा का कम चलता भी है तो वह बहुत लंबा या पेंचदार नहीं होता। कहानी का आकार तो छोटा होता ही है, उपन्यास की तरह उसमें दृश्य निर्माण, वर्णन और वार्तालाप के लिए भी बहुत कम अवकाश होता है। उपन्यास की संरचना में एकाधिक अवलोकन बिंदुओं का उपयोग आम बात है, जबकि कहानी में इसके लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। कहानी में भाषा में वैविध्य की भी बहुत कम गुंजाइश होती है, पर भाषा का बहुत सावधान और सर्जनात्मक उपयोग अपरिहार्य होता है। 2 अप्रैल 2002
छोटी कहानी की परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानी एक प्रकार की गद्य कथा है जो सामान्यतः नॉवेल, उपन्यास और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और संकेंद्रित या घनीभूत होती है। 19वीं शताब्दी के पूर्व इसका विशिष्ट साहित्यिक विधा के रूप में अस्तित्व न था। लघु कथाओं का अस्तित्व वैसे तो बहुत प्राचीन और विश्वव्यापी है, पर छोटी कहानी के नाम से जिस कथारूप का विकास यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 19वीं शताब्दी में हुआ वह अपने चरित्र में बिल्कुल नया था। 2.4 3 छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की भूमिका छोटी कहानी के विकास में स्केच और उपाख्यान टेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन्हीं के भीतर आधुनिक छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी विकसित हुई। उपाख्यान स्केच की तुलना में बहुत पुरानी विधा है। अपनी अन्य विशेषताओं के साथ स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त और उपाख्यान की तुलना में सामान्यतः अधिक विश्लेषणात्मक और कम कथात्मक या नाटकीय होता है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है, उपाख्यान का मौखिक। यह अकेला अंतर ही उनके अलग अलग तरह के प्रभाव का कारण बन जाता है। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी नज़र रखता है, जबकि उपाख्यान दरबार या अलाव के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली चीज होती थी, जो प्रायः अतीत की पुनर्रचना होती थी। 19वीं शताब्दी में कुछ लेखकों ने जिन्हें आधुनिक कहानी का जनक कहा जा सकता है, निकोलाई गोगोल, हॉथोर्न, ईटीए हॉफमान, हाइनरिक फॉन क्लाइस्ट, प्रोस्पेर मेरिमी को आदि स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके एक नई कथाविधा को अस्तित्व में ला दिया, जो छोटी कहानी के नाम से जानी गई। यद्यपि इनमें से प्रत्येक लेखक ने यह मिश्रण अपने ढंग से किया, पर सामान्य लक्ष्य कदाचित उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को थोड़ा मंद और स्केच को उसकी कठोर तथ्यात्मकता के बंधन से मुक्त करना था। इस प्रकार आधुनिक छोटी कहानी अतिकल्पनात्मक कथा, उपाख्यान और फोटोग्राफीय स्केच के मध्य विचरण करती है और किसी न किसी रूप में दोनों के गुणों से युक्त होती है। उदाहरण के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे की छोटी कहानियां प्रायः परंपरागत मिथकीय प्रतीकों, पानी, मछली आदि का उपयोग करके शक्ति अर्जित करती हैं, पर वे उपकथा की अपेक्षा स्केच के अधिक निकट है। इसके विपरीत उसी के समकालीन विलियम फॉकनर की कहानियां उपाख्यान के अधिक निकट प्रतीत होती हैं। पर जिस प्रकार अपनी कल्पनात्मक और प्रतीकात्मक विशेषताओं के कारण हेमिंग्वे की कथाएं अखबारी रेखाचित्रों से विशिष्ट हैं, उसी प्रकार अपने खोजी और विश्लेषणात्मक गुणों के कारण फॉकनर की कथाएं सॉदर्न टेल्स से विशिष्ट हैं। 2 अप्रैल 2004 छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका। कुछ आलोचकों ने छोटी कहानी के उदय के मूल में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद का योगदान देखा है। स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किए जा सकने वाले अद्भुत और असामान्य भावबोधों और उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की। एडगर एलन पो की टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क एंड अरबेस्क 1840 इसी प्रकार की रचनाओं का संग्रह है। इसका प्रभाव न केवल अमेरिका के लेखकों पर, बल्कि यूरोप के, विशेषकर फ्रांस के लेखकों पर भी पड़ा। जर्मनी में हाइनरिक वॉन क्लाइस्ट और ईटीए हॉफमान ने उपदेश कथाओं का उपयोग मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रश्नों के उद्घाटन के लिए किया। कुछ बाद में अमेरिकी लेखकों हॉथोर्न, मेलविल और हेनरी जेम्स ने घटनाओं और कार्य व्यापारों के स्थान पर वैयक्तिक संवेदनाओं पर आधारित कहानियां लिखीं। हेनरी जेम्स की द टर्न ऑफ द स्क्यू 1898 इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इसी समय कथाकारों ने समकालीन परिस्थितियों पर असंदिग्ध विश्वसनीयता के साथ लिखने का दायित्व संभाला।
फ्रांस में प्रॉस्पेर मेरिमे तटस्थ, व्यक्तिगत भावनिरपेक्ष पर्यवेक्षणयुक्त कहानियों का जनक माना जाता है। यह तकनीक मोपासो की, जो सामान्य आदमी की नीरस, अनुल्लेखनीय जिंदगी में भी विशेष रूप से प्रकाशमान और उद्घाटक क्षण को पकड़ लेने में पटु था, कहानियों में भी दिखाई पड़ती है। पीपल 2। 5 छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका 19वीं शताब्दी में आधुनिक छोटी कहानी लगभग एक साथ जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में विकसित हुई। इसके पूर्व सारे विश्व में आकार में छोटी कथा किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, पर छोटी कहानी या कहानी नामक आधुनिक विधा के रूप में उसका विकास 19वीं शताब्दी में ही हो सका। 2.5 एक जर्मनी में छोटी कहानी जर्मनी में उत्तरवर्ती 18वीं शताब्दी की कथाओं और पुरानी बोकाचियो परंपरा की कहानियों में कोई बहुत फर्क नहीं है। 1795 में गोएते ने शिलर के डी होरेन नामक पत्रिका के लिए कुछ कहानियां लिखी थी, जो स्पष्टतः डेकामेरन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि गोएते ने अपनी कहानियों को छोटी कहानी का नाम नहीं दिया था, जबकि यह पद नोवालेन प्रचलन में आ चुका था। इसके स्थान पर उसने अपनी कहानियों के लिए जर्मन सैलानियों के लिए मनबहलाव पद का प्रयोग किया था। पर 1827 में अपने ही मनबहलाओं के प्रकाशन के 32 वर्ष बाद उसने पुरानी कथा और नई उभरती हुई कहानी पर टिप्पणी करते हुए दोनों के अंतर पर जोर दिया। दो अन्य प्रमुख आलोचकों क्रिस्तोफ वीलांद और फेदरिक श्लियरमाशेर ने इस बात पर बल दिया कि छोटी कहानी का सरोकार ऐसी घटनाओं से होता है जो या तो घटित है या जिनके घटित होने की संभावना होती है। उनके अनुसार छोटी कहानी का यथार्थवादी होना आवश्यक है। शायद इसी कारण हाइनरिक फॉन क्लाइस्ट और ईटीए हॉफमान ने अपनी प्रकृति आधारित छोटी कथाओं को टेल्स की संज्ञा दी। बहुत कुछ पो की तरह क्लाइस्ट ने अपनी कहानियों में अद्भुत और अव्यवस्था से भरे केओटिक संसार के साथ मनुष्य की मुठभेड़ के नाटकीकरण द्वारा अंशतः आध्यात्मिक और अंशतः मनोवैज्ञानिक मानवीय समस्याओं की अभिव्यक्ति की। अद्भुत विचित्र स्थानों और अतिमानवीय तत्वों की रहस्यपूर्ण कहानियां अपने समय में हॉफमान की बहुत प्रभावी कहानियां थीं। एक दूसरे महत्वपूर्ण लेखक लुडविग टीक ने बहुत साफ शब्दों में यथार्थवाद को छोटी कहानी का मूल तत्व मानने से इनकार किया। अपनी 1929 में प्रकाशित रचनावली की भूमिका में उसने छोटी कहानी को प्राथमिकता घनत्व और व्यंग्यपूर्ण व्यवस्थापलट की वस्तु के रूप में देखा और उसे अपनी कहानियों में उद्धृत भी किया। उसने दावा किया, जब तक घटनाक्रम पात्र और परिस्थितियों के पूर्णतः मेल में है, कहानी को किसी भी बाहरी अर्थ में यथार्थवादी होने की जरूरत नहीं है। लेखक को भीतरी यथार्थ और कम का अनुसरण करने की छूट देकर टीक और उसके समानधर्मा लेखकों ने आधुनिक कहानी का रास्ता गैर अखबारी तकनीकों के लिए खुला रखा। 2.5 फ्रांस में छोटी कहानी 19वीं शताब्दी में ही फ्रांस में प्रोस्पेर मेरिमी अपनी छोटी कहानियों के साथ सामने आया। मेरिमी की कहानियां तटस्थ और शुष्क अवलोकन की उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, जिनका कथ्य स्वयं में संवेदनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। फ्रांस में भी अमेरिका की तरह ही 19वीं शताब्दी में प्रचुर मात्रा में और विविध प्रकार की कहानियां लिखी गईं। यद्यपि वहां प्रभाववादी कथा लिखने पर उतना जोर न रहा। 19वीं शताब्दी फ्रांस का एक उल्लेखनीय लेखक ड्यूडे अल्फोंसे था, जिसकी कहानियां रोमानी चित्रमय फंतासी के लिए प्रसिद्ध हैं। पर फ्रांस का अब तक का सबसे बड़ा कहानीकार, वस्तुनिष्ठ छोटी कहानी का बादशाह गाय डी मोपासॉन मीना जाता है। मूलतः मोपासॉन की कहानियों दंतकथाएं हैं, जो मध्यवर्गीय नागरिकों के जीवन के उद्घाटक क्षणों को पकड़ती है।
यही नाजुक क्षण एक सुसंबद्ध कथानक में नियोजित किया जाता है। यद्यपि बॉल ऑफ टैलो 1880 और नेकलेस 1881 में कथानक जरूरत से ज्यादा गढ़ा हुआ, पलटा खा जाने वाली नियति बहुत सपाट और युक्ति अति स्पष्ट हो गई है, पर द हाउस ऑफ मदाम तेलिए 1881 जैसी कहानियों में मोपासो का सरल और तरल गद्य मानव व्यवहार की अक्लुषता और भ्रष्टता दोनों को बहुत शक्तिशाली रूप में अभिव्यक्त करता है। 2.5 3 रूस में छोटी कहानी 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में रूस में फेबुल लेखन का खूब प्रचलन था, जिसे गंभीर रूप देने का श्रेय अलेक्जेंडर पुश्किन को है। बहुत कुछ फ्रांस के मेरिमी की तरह पुश्किन ने अपनी संवेगात्मक द्वंद्व की कहानियों के लिए एक तटस्थ बल्कि क्लासिकीय शैली विकसित की। उसका टेल्स ऑफ बाल्किन नामक 5 कहानियों का संग्रह 1830 में प्रकाशित हुआ तथा द कैप्टन्स डॉटर 1831 और द क्वीन ऑफ स्पेड 1834 ने उसे रूसी कहानी के प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। पर रूसी छोटी कहानी का वास्तविक आरंभ निकोलाई गोगोल की कहानियों से होता है। दोस्तोयेव्स्की ने द्व्यर्थक टिप्पणी की थी कि रूस के सारे छोटी कहानी लेखक गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। ओवरकोट गोगोल की एक कहानी भी है। एक बिल्कुल अपने ही अंदाज में गोगोल रूस में अमेरिकी पो के प्रभाववादी तकनीक का विकास कर रहा था। गोगोल ने अपने अरबेक्स 1835 नामक कहानी संग्रह में पो की कथाओं की तरह ही मनोभ्रम, भ्रमोत्पादक यथार्थ और स्वप्न की कथाएं संकलित की थीं, जिनमें नेव्स्की प्रोस्पेक्ट और डायरी ऑफ ए मैडमैन दोनों 1835 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोगोल की कहानियों में अपने समय में असाहित्यिक समझे जाने वाले सामान्य जीवन की गहमागहमी पर यथार्थवादी ढंग से जोर देने के साथ साथ स्वप्न और विजन के द्वारा सृजित चेतना की दशाओं के आत्मगत उद्घाटन का प्रयास लक्षित हुआ। तुर्गनेव के रेखाचित्रों और चेखव की कहानियों में परिवेश और चेतनशीलता के विशेष क्षण वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रायः नियतिप्रेरित संयोगों के माध्यम से सृजित विशेष क्षण पर संकेंद्रण से आश्चर्यजनक अंत की सुविधा प्राप्त होती है, जो हेनरी की कहानियों में विशेष रूप से देखी जा सकती है। गोगोल की ओवरकोट 1842 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस की सर्वाधिक प्रभावशाली कहानी मानी जाती है। यथार्थवाद के तत्वों, पात्रों के दैनिक जीवन के नैसर्गिक ब्यौरे के साथ फंतासी के तत्वों, केंद्रीय पात्र भूत के रूप में लौटता है के मिश्रण द्वारा गोगोल की कहानी जो प्रभाव पैदा करती है, वह दोस्तोयेव्स्की की अंडरग्राउंड मैन के प्रभाववाद और तोल्स्टॉय की इवान इलिच के यथार्थवाद दोनों को पूर्वाश्रित करती प्रतीत होती है। रूस का एक दूसरा उल्लेखनीय कहानीकार इवान तुर्गनेव पहली नज़र में गोगोल का बिल्कुल उलट प्रतीत होता है। ए स्पोर्ट्समैन्स नोटबुक 1852 में तुर्गनेव का सरल भाषा का प्रयोग, उसकी धीमी गति और उसका संयम उसे स्पष्टतः गोगोल से अलग करता है। पर गोगोल की तरह ही तुर्गनेव विस्तृत कथानक निर्मित करने की अपेक्षा लोगों और जगहों की विशेषताओं को पकड़ने में अधिक रुचि रखता था। तुर्गनेव किसी भी प्रकार की कृत्रिमता से बचता था। तटस्थ अवलोकन उसकी कहानियों का विशेष गुण है। गोगोल की कुछ विशेषताओं को विकसित करते हुए फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने प्रभाववादी कहानी में प्रयोग की दिशा अख्तियार की। उदाहरण के लिए उसकी आरंभिक कहानी व्हाइट नाइट्स 1848, जैसा कि उपशीर्षक से ही स्पष्ट है, एक सपना देखने वाले की संस्मृति से निकली प्रेम कथा है, उसकी अंतिम कहानियों में से एक। द ड्रीम ऑफ द रिडिकुलस मैन 1877 का शीर्षक भी पो और गोगोल की याद दिलाता है।
यद्यपि लेव तोल्स्टॉय भी मानवीय अभिप्रायों के अंकन में दोस्तोयेव्स्की से अलग नहीं है, पर वह अपनी कहानियों में नितांत भिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। वह अधिक तटस्थ और वस्तुनिष्ठ कथक के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण उसकी द डेथ ऑफ इवान इलिच 1886 और द क्यूटजेर सोनाटा 1891 जैसी कहानियों है। एंटन चेखव की तुलना प्रायः मोपासो से की जाती है, पर सुगठित कथानक युक्त कहानी लिखने में उसकी रुचि न के बराबर है। वह वास्तव में वस्तु पर कहानी का रूसी बादशाह है। चेखव की कहानियों में वास्तव में अधिक कुछ घटता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि उतने से ही उसके पात्रों और उनकी जिंदगी के स्वरूप का बहुत कुछ उद्घाटन हो जाता है। मोपासॉन्ग घटना को फोकस करता है, जबकि चेखव की नज़र चरित्र पर होती है। द ग्रास हॉपर टिड्डा 1892, द डार्लिंग 1898, इन द रवीन 1900 आदि कहानियां चेखव के प्रत्यक्ष बोध, परसेप्शन, संवेदनशीलता तथा सूक्ष्म परिहास और व्यंग्य को बेहद प्रभावी रूप में व्यक्त करती हैं। 2 मई 2004 संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी यूनाइटेड स्टेट्स में भी जर्मनी की तरह ही छोटी कहानी का विकास 2 धाराओं में हुआ। एक धारा यथार्थवादी कहानी के रूप में सामने आई जो वस्तुनिष्ठ ढंग से ऊपर से वास्तविक दिखने वाले स्थानों, घटनाओं और व्यक्तियों का चित्रण करती थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की आंचलिक कहानियां, जिनमें जी.बी. केबल, ब्रेट हार्ट, सेरा ऑन जेवेट आदि की कहानियां भी शामिल हैं, इसी प्रकार की हैं। दूसरी धारा प्रभाववादी कहानियों की थी, जिनमें कथक की चेतना और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कथा को रूप और अर्थ प्रदान करती थी। आत्मनिष्ठता के तत्व पर आधारित ये कहानियां बाहरी तौर पर नाम मात्र को यथार्थवादी होती हैं। इसका उदाहरण पो की कथाएं हैं, जिनमें केंद्रीय पात्र या कथक का मनोभ्रम, हैल्यूसिनेशन, कहानी के तथ्य और ब्यौरे उपलब्ध कराता है। उसकी एक कहानी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर 1839 का कथक जो कुछ देखता है उसे इस प्रकार विकृत और रूपांतरित कर देता है कि पाठक दृश्य को वस्तुपरक ढंग से देख ही नहीं सकता, वह केवल कथक के मन पर अंकित दृश्य के मनः प्रभावों को ही देखता है। कुछ ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने दोनों प्रकार की कहानियों के विकास में योगदान किया। वाशिंगटन इरविंग ने कतिपय यथार्थवादी स्केच, द स्केच बुक 1819 से 20, द अलहम्ब्रा 1832 लिखे, जिनमें उसने सावधानी के साथ पात्रों के रूपरंग और कार्य व्यापारों का दस्तावेजीकरण किया। इरविंग ने ऐसी कहानियां भी लिखी जिनमें ब्यौरे दृश्यमान यथार्थ से नहीं, वरन पात्र की चेतना के भीतर से निकलते हैं। उदाहरण के लिए द स्टाउट जेंटलमैन 1821 की अधिकतर सामग्री कथक की उर्वर कल्पना द्वारा पुनः रूपित और ऊर्जीकृत है। एक अन्य लेखक हॉथोर्न की कहानियों, उदाहरणार्थ माई किन्समैन, मेजर मोलिनुक्स 1832, प्रतीकात्मक घटनाओं से संबद्ध हैं, जो केंद्रीय पात्र द्वारा आत्मपरक रूप में देखी जाती है। पर हॉथोर्न की अधिक महत्वपूर्ण देन ऐसे दृश्यों, व्यक्तियों और घटनाओं की सृष्टि में है जो पाठक को वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में दिखाई पड़ने के साथ साथ प्रतीकात्मक अभिप्राय से भी समृद्ध हैं। 2.6 सारांश हिंदी के कहानीकार, आलोचक और अध्यापक कथा और कहानी पदों का प्रयोग सुनिश्चित अर्थों में नहीं करते। ध्यातव्य है कि कहानी का मूल रूप कथा ही है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसने कहा का रूप लिया, जो बाद में कहानी के रूप में प्रचलित हुआ। भारत में गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से हुआ, जिसे सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि ने पूर्णता प्रदान की, पर उसके बाद यह परंपरा क्षीण हो गई। सन 1900 ई
में सरस्वती के साथ अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से प्रेरणा लेकर हिंदी में आख्यायिका नाम से लघु आकारी कथाओं का प्रकाशन शुरू हुआ और इस प्रकार पहली रचना किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती निकली। अगले दशक में इस प्रकार की लगभग 1 दर्जन रचनाएं प्रकाशित हुईं। यद्यपि प्रेमचंद ने 1908 में अपनी रचनाओं को कहानी कहा, पर अन्य हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित ऐसी रचनाओं के लिए आख्यायिका और गल्प पद प्रचलित रहे। सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया और उसके बाद यह पद लगभग मान्य हो गया। छोटी कहानी को किसी बने बनाए सांचे में ढली हुई परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। यह एक विकासमान विधा है और अभी उसकी विकास प्रक्रिया जारी है। छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव निहित है, पर छोटा और बड़ा शब्द सापेक्ष हैं और उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता। लघु कथा, कहानी, लंबी कहानी, उपन्यासिका, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली रखी जा सकती है जिसके बीच ये विधाएं आवश्यक होने पर आवाजाही कर सकें। पर आकार कहानी की पहचान का एक बहुत स्थूल मानक ही बन सकता है। अंग्रेजी आलोचकों द्वारा शॉर्ट स्टोरी की पहचान ऐसी संक्षिप्त गद्यकथा के रूप में की गई है जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार, व्यापक फलक वाले कथारूपों से भिन्न होती है। शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है। उसमें कोई एकल कथानक, कोई एकल दृश्य और सीमित संख्या में पात्र होते हैं तथा वह छोटी कालावधि में नियोजित होती है। कहानी में नए नए प्रयोग होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और कहानी का रूप नव्य से नव्यतर होता रहा है। संरचना की दृष्टि से चौथे दशक में हिंदी कहानी प्रौढ़ता पर पहुंच गई। जिसका श्रेय प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र और अज्ञेय को है। आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं रह गया है। आयरिश कहानी लेखक फ्रैंको कोनोर का मानना है कि कहानियां सतह के नीचे छिपे आबादी समूह द्वारा प्रभुत्व संपन्न समुदाय को संबोधित करने का साधन है। हिंदी के आरंभिक कहानीकारों ने भी इसका अनुभव किया था और उन्होंने कमोबेश मात्रा में समकालीन स्त्री की पीड़ा और पुकार को प्रभुत्व संपन्न पुरुष समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया था तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध दमित शासित वर्ग की व्यथा और विद्रोह को वाणी दी थी। छोटी कहानी के विकास में स्केच और उपाख्यान टेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। निकोलाई गोगोल, हॉथोर्न, ईटीए हॉफमान, हाइनरिक फॉन क्लाइस्ट, प्रोस्पेर मेरिमी वो आदि ने स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके छोटी कहानी को अस्तित्व में ला दिया। कुछ आलोचकों के अनुसार छोटी कहानी के उदय के मूल में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद दोनों का योगदान है। स्वच्छंदतावाद ने छोटी कथा के भीतर उद्घाटित किए जा सकने वाले अद्भुत और असामान्य भावबोधों और उत्तेजनापूर्ण अनुभवों के प्रति रुचि जागृत की। यथार्थवाद ने समकालीन परिस्थितियों पर असंदिग्ध विश्वसनीयता के साथ लिखने की प्रेरणा दी। 19वीं शताब्दी में आधुनिक छोटी कहानी लगभग एक साथ जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में विकसित हुई। जर्मनी के गोएते, हाइनरिक फॉन क्लाइस्ट, ईटी.ए. हॉफमान और लुडविग टीक, फ्रांस के प्रोस्पे मेरिमी, ड्यूडे अल्फोंसे और गाई डी मोपासो
रूस के अलेक्जेंडर पुश्किन, निकोलाई गोगोल, इवान तुर्गनेव, योदोर दोस्तोयेव्स्की, लेव टोल्स्टॉय और एंटन चेखव तथा यूनाइटेड स्टेट्स के जी.बी. केबल, ब्रेट हार्ट, सेरा ऑर्नजेविट, एडगर एलन पो, वाशिंगटन इरविंग, हॉथोर्न आदि ने कहानी को आधुनिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अभ्यास 1। कहानी और कथा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालिए। 2 आधुनिक विधा के रूप में कहानी के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 3 शॉर्ट स्टोरी अथवा कहानी की अवधारणा का विवेचन कीजिए। 4 कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 छोटी कहानी के उद्भव में स्केच और उपाख्यान, स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद की भूमिका का निर्देश कीजिए। इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा।